नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है और स्वागत टेस्ट में है। टेस्ट इज बेस्ट, कई बार कहा हुआ है। टेस्ट देते रहे, बस जो जितना टेस्ट देगा उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी होगी। तो जरा देखिएगा, 13वां टेस्ट आपके लिए हाजिर है। पहला प्रश्न, अरे बड़े बाप रे, क्या बड़े बड़े प्रश्न दे रखे हैं, कैसे करेंगे यार? करेंगे, उसका भी तोड़ निकालेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कर लेते हैं। और फिर लिखा हुआ है कौन सा कथन सत्य है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्री परिषद की लिखित सिफारिश होने पर ही कर सकता। भाई साहब, यही गलत है। मंत्रिमंडल लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें लिखा हुआ है मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। यहां लिखा है मंत्री परिषद। और आप ये भी जानते हैं कि ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया था। तो मंत्रिमंडल लिखा हुआ है, मंत्री परिषद नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है और अपने को सत्य निकालना है। तो इसके हिसाब से आंसर निकाले क्या? पहला इसमें है तो ये हो नहीं सकता, पहला इसमें भी है इसलिए ये भी हो नहीं सकता। ये तो बात हो गई तय। प्रोफेसर केटी साह ने संविधान सभा में यह कहा था कि आंतरिक अशांति शब्द की परिभाषा समय एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलती है, इसलिए आंतरिक हिंसा शब्द जोड़ा जाए। बिल्कुल सही बात है, ऐसा प्रोफेसर केटी साह ने कहा था कि यार आंतरिक अशांति शब्द मत लिखो, इसका दुरुपयोग हो सकता है, समय और परिस्थितियों के अनुसार इसका मतलब बदल जाएगा। आंतरिक अशांति की जगह आप क्या लिखिए, आंतरिक हिंसा लिखिए। ये बात तो सही है। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह का उल्लेख नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द की जगह पर लिखा हुआ था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति। तो इसका मतलब दूसरा सही है, तीसरा भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए। आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया गया था और वह भी इसी संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर विचार करके करना क्या है, सत्य कथन रखना है। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद के दोनों सदनों का साधारण बहुमत आवश्यक है। बिल्कुल गलत। अनुच्छेद 352 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि सदन की कुल सदस्य संख्या, सदन की कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। तो ये साफ लिखा हुआ है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है भैया, पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है। तो पहले वाले तो ऑप्शन गए। और दूसरा देख लेते हैं। प्रोफेसर केटी साह के अनुसार अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का प्रस्ताव रखा था। प्रोफेसर केटी साह ने मंत्री परिषद का कहा, मंत्रिमंडल नहीं कहा भाई। बाद में लिखा हमने मंत्रिमंडल, उन्होंने मंत्री परिषद कहा। तो दूसरा भी गलत है, पहला गलत, दूसरा गलत, यानी दोनों ही गलत। तो ना तो एक सत्य है ना 2 सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं और फिर निकालना है कौन सा सत्य है। राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के लिए लोकसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के साधारण बहुमत द्वारा प्रस्ताव राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है। बिल्कुल गलत बात है। पहली बात तो अनुच्छेद 352 में यह लिखा हुआ है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए, और यहां इन्होंने लग दिया साधारण बहुमत और फिर लिख दिया राष्ट्रपति के समक्ष। जरूरी थोड़ी है यार, आप प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष भी रख सकते हो, और आप चाहो तो प्रस्ताव किसके सामने रख सकते हो, राष्ट्रपति के समक्ष ही। अगर संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होगा तो राष्ट्रपति के समक्ष रखेंगे, और अधिवेशन चल रहा होगा तो लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखेंगे। तो पहला तो भाई साहब गलत है, पहला गलत है, ये लो गलत। तो गलत के आधार पर निकाले आंसर। पहला किस में है, पहला इसमें भी है, पहला इसमें भी है। आंसर निकल गया। ए और सी में से आंसर निकालेंगे। 1 महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होने पर राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है। बिल्कुल
अनुच्छेद 352 में लिखा हुआ है कि 1 महीने के भीतर संसद से अनुमोदन लेना होगा, नहीं तो समाप्त होगा। बिल्कुल होगा, दूसरी बात तो सही है भैया। फिर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कभी भी वापस ले सकता है, बिल्कुल ऐसा अनुच्छेद 352 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में अपनी उद्घोषणा को कभी भी क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। तो 2 सही है और 3 भी सही है, तो 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आइए, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, मतलब एक ही कथन निकालना है। ओ, राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण भारत या भारत के किसी भी भाग में, भारत के किसी भी भाग में लगाया जा सकता है, ये ही हटा देना, ये ही हटा देना, भारत के किसी भी भाग में लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। मूल संविधान में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द का उल्लेख था, गलत। मूल संविधान में आंतरिक अशांति लिखा हुआ था, अब सशस्त्र विद्रोह लिखा हुआ है, जो कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अमेंडमेंट किया गया। युद्ध अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लग जाने पर अनुच्छेद 19 निलंबित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर आपातकाल लगेगा तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। अनुच्छेद 19 तो निलंबित युद्ध या फिर क्या होना चाहिए, बाह्य आक्रमण। तो फिर अपने को निकालना क्या, सही निकालना है, तो सही तो इसमें ए है भैया, सही इसमें ए है। और निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, विचार कर लेते हैं। इसमें ढूंढना क्या है, सत्य कौन सा है, ये ढूंढना है, सत्य कौन सा है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाने पर अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित हो जाते हैं, बिल्कुल निलंबित हो जाते हैं। ऐसी बात भारतीय संविधान के आर्टिकल 359 में लिखी हुई है कि राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगेगा तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। हालांकि ध्यान रखना, ये ऑटोमेटिकली निलंबित नहीं होते हैं, ये स्वतः निलंबित नहीं होते हैं, इन्हें निलंबित करना होता है। तो पहली बात तो भाई सही है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को अनुमोदित करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। क्यों भाई, अनुमोदित करने वाला संकल्प दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है। एक हाउस संकल्प पारित करता है, एक हाउस पारित नहीं करता है, तो भी राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है, तो अपने को टालना है सत्य कौन सा है। इसमें भाई साहब केवल एक सत्य है, तो प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर क्या है, केवल एक, क्योंकि आप जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल को दोनों सदनों से अनुमोदित होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा जरा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, विचार कर लेते हैं। कौन सा कथन सत्य है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 में ऐसा लिखा हुआ है भाई, लोकसभा का कार्यकाल एक बार में आप 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर एक बार में 1 वर्ष बढ़ाओगे, और अगर आपको याद हो तो 42वां संशोधन जो हुआ, उस संशोधन के तहत हमने लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया था, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया था। तो ये पहली बात तो सही है भाई। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त होता है, बिल्कुल होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 250 ये कहता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। दूसरी बात भी सही है भाई, एक बार संसद द्वारा मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल 1 वर्ष तक जारी रहता है, बिल्कुल गलत। एक बार मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है, ऐसा अनुच्छेद 352 में लिखा हुआ है। तो तीसरी बात तो भैया गलत है, तो तीसरी बात गलत है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें है, तीसरा ऑप्शन इसमें है, केवल 2 है नहीं, दोनों बातें सही है, पहली और दूसरी। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो गया ए, 1 और 2 दोनों सही है। तो छठे प्रश्न का आंसर क्या है, 1 यानी ए। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के समय लगा था, बिल्कुल सही बात है। ये तो पूछ रहा सही नहीं है। दूसरे राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे,
दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल लगा कब था वैसे? 1971 में लगा था। और पहला कब लगा था? 1962 में। 62 में लगा, जो कब तक रहा? 68 तक। 1971 में लगा, कब तक रहा? 77 तक। तो दूसरे, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा 71 में, तो उस समय तो वीवी गिरी साहब देश के राष्ट्रपति थे भाई। वीवी गिरी साहब 1969 टू 1974 तक वीवी गिरी साहब राष्ट्रपति थे। तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और आपसे यही तो पूछा कौन सा गलत है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा, बिल्कुल। तीसरा आपातकाल 75 में लगा, जो 77 तक था। तो यह बात सही है और दूसरा ही गलत है, बी। अच्छा प्रश्न है वैसे। राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के किसी भी राज्य में संवैधानिक, ये की आ गया जबरदस्त, संवैधानिक तंत्र की विफलता, अच्छा तंत्र की विफलता लिखना था। तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, बिल्कुल। और अपने को टालना क्या है? सत्य टालना है वैसे। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जा सकता है। हाँ, 1 वर्ष तक लागू किया जाता है सामान्य परिस्थितियों में, लेकिन 2 परिस्थितियां हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसे बढ़ाकर आप 3 वर्ष कर सकते हैं। और 2 परिस्थितियां कौन सी है? एक तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो, और दूसरा चुनाव आयोग चुनाव करवाने से स्पष्ट इनकार कर दे, कि वो कहे कि भाई हमारे लिए संभव नहीं है, तो तब 3 वर्ष तक कर सकते हैं। फिर है अनुच्छेद 355 में संघ सरकार के दायित्वों का उल्लेख है, बिल्कुल है। कौन से दायित्व है? सभी राज्यों की बाह्य आक्रमण से रक्षा करना, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना और संविधान की पालना को सुनिश्चित करना। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा भी सही, यानी डी इसका आंसर है। डी इसका आंसर है। जो प्रश्न है उसका आंसर डी है। राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य। अनुच्छेद 356 के तहत की जाने वाली घोषणा के लिए मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श आवश्यक है, बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई बात अनुच्छेद 356 में लिखी हुई नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, मंत्री परिषद चाहिए, मंत्रिमंडल नहीं, मंत्री परिषद चाहिए। और ये जो बात कह रहा है ना, मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श चाहिए, वो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के लिए चाहिए। असत्य टालना, तो यह असत्य तो वैसे आ गया है। अनुच्छेद 365 के तहत संघ सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। और अगर आपने इन निर्देशों की पालना नहीं की तो इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता मानी जाएगी, बिल्कुल। बिना राज्यपाल की सूचना के भी राष्ट्रपति राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं, बिल्कुल। ऐसा अनुच्छेद 356 में लिखा हुआ है, राज्यपाल अथवा उसके बिना। यह बात भी सही है। असत्य अपने सामने ए है। लो भैया, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं, और सत्य कथन को टाल लीजिए, टाल लेते हैं। राष्ट्रपति शासन लग जाने पर 2 माह के भीतर संसद के किसी एक सदन के विशेष बहुमत से अनुमोदन लेना होता, बिल्कुल गलत। अनुच्छेद 356 यह कहता है कि राष्ट्रपति शासन लग गया तो ऐसी स्थिति में 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन लेना होगा, और वो भी विशेष नहीं, साधारण बहुमत से लिया जाता है। तो भाई साहब, आपका ये पहला स्टेटमेंट तो गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है। और अपने को सत्य टालना है तो पहला गलत है, श्योर। तो पहला किस में लिखा हुआ है? पहला एक डी में ही लिखा हुआ है भाई, तो डी तो आंसर हो नहीं सकता। दूसरे पे आओ। संसद का अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक रहता है, जी नहीं। संसद का अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक रहता है भाई। तो यह भी बात गलत है, 3 तो अधिकतम होता है यार। तो दूसरे भी स्टेटमेंट गलत है। दूसरा किस में लिखा हुआ है? दूसरा इसमें लिखा हुआ है, ये गलत। दूसरा इसमें लिखा हुआ है, ये गलत। तो पीछे तो केवल 3 ही बचा है। राष्ट्रपति शासन मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता, ऑब्वियसली वे राष्ट्रपति का स्व विवेक नहीं है। तो इसमें सी आंसर है, राष्ट्रपति शासन मंत्री परिषद की सलाह पर लगाया जाता, बिल्कुल। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और क्या निकालना है, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है भैया, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना सिर्फ 1 महीने तक लागू रह सकती है, बिल्कुल। अनुच्छेद 352 में लिखा हुआ है कि 1 महीने के भीतर संसद से अनुमोदन लेना पड़ेगा, तो आप 1 महीने तक लागू रख सकते हो, सही बात है।
राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं। इसे वापस लेने के लिए किसी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 352 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा वापस ले सकते हैं। दोनों सही है भाई, 1 और 2 दोनों सही है, अर्थात सी। 1 व 2 दोनों सही है, अर्थात इसका सी आंसर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपातकाल पूछा है ना, और फिर निकालना क्या, कौन सा कथन सही है। वित्तीय आपात की घोषणा जारी किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य। बिल्कुल गलत। अनुच्छेद 360 में लिखा हुआ है कि देश की वित्तीय जो स्थिरता है, फिनेंशियल जो स्टेबिलिटी है, उसको अगर कोई खतरा हो तो लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको 2 महीने के भीतर संसद से अनुमोदन लेना होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, पहला गलत है, तो फिर कैसे निकाले आंसर। चलो निकालते हैं। एल देखने की जरूरत ही नहीं है यार, अगर पहला गलत है तो आंसर आ गया। पूछो कैसे। देखो पहला इसमें लिखा हुआ है, पहला तो गलत है। पहला इसमें लिखा हुआ है, ये भी गलत है। पहला इसमें भी लिखा है, ये भी गलत है। दूसरा और तीसरा देखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। ये आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए, वित्तीय आपातकाल की अधिकतम अवधि के संदर्भ में संविधान मौन है। बिल्कुल सही बात है। वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर लगाते हैं। ऑब्वियसली राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही काम करते हैं। 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं प्रश्नों को सॉल्व करवाने के लिए नहीं आया हूं, मैं एबीसीडी बताने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको ये साझा करने के लिए आया हूं कि आंसर निकाले कैसे जाते हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह से बातें आपको याद रखनी होती है। वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो और कौन सा कथन सही है। लोकसभा भंग होने की स्थिति में वित्तीय आपातकाल का अनुमोदन राज्यसभा देती है, ऐसा लिखा हुआ 360 में, बिल्कुल लिखा हुआ है। लेकिन लोकसभा का पुनर्गठन हो जाने पर लोकसभा की पहली बैठक के 2 माह नहीं, लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन के भीतर लोकसभा से भी लेना पड़ता है। गलत स्टेटमेंट पहला, टालना है अपने को सही, तो पहला लिखा हुआ इसमें गलत, पहला लिखा हुआ इसमें गलत, पहला लिखा हुआ इसमें गलत। अच्छा, इसमें लिखा 1 व 2 दोनों गलत। एक सेकंड, इसको अभी रुकिएगा, इसको अभी रोकिए। ए और सी तो नहीं है। वित्तीय आपातकाल संपूर्ण भारत या भारत के किसी राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में वित्तीय स्थायित्व को खतरा होने पर लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो भैया ये तो गलत है, 2 सही है। बिल्कुल अनुच्छेद 360 में लिखा हुआ है कि भारत अथवा भारत के राज्य क्षेत्र का कोई भाग अगर संकट में है वित्तीय स्थिरता के हिसाब से, तो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो बी इसका सही आंसर है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई संवैधानिक तंत्र की विफलता की उद्घोषणा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है। संवैधानिक तंत्र की विफलता किसी एक राज्य के संबंध में जारी की जाती है। यार ऑब्वियसली राष्ट्रपति शासन तो एक राज्य में लगता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत की जाने वाली उद्घोषणा के लिए मंत्रिपरिषद से परामर्श अवश्य लिया जाता है। परामर्श ली जाती है, बिल्कुल ली जाती है, परामर्श लिया जाता होता है, सलाह ली जाती है। संवैधानिक तंत्र की विफलता की उद्घोषणा 30 दिन के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी यदि इस बीच संसद द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया। गलत बात है, ये 2 महीने हैं, 30 दिन नहीं है, ये 2 महीने हैं। तो भाई साहब सी तो आपका गलत है। कौन सा सही नहीं है? तो ऑब्वियसली सी सही नहीं है। निम्न में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आपातकालीन उपबंधों में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया? बिल्कुल ये सिंपल सा है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, लागू 79 में हुआ था। इसके द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। बी इसका राइट आंसर है। 42वां भारतीय संविधान का मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट। 61वां मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। 86वां शिक्षा का अधिकार अधिनियम। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की प्रक्रिया के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। असत्य बताना है। अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता जब तक संघ का मंत्रिपरिषद लिखित रूप में ना दे। गलत। मंत्रिपरिषद लिखा हुआ नहीं है, मंत्रिमंडल लिखा हुआ है।
तो पहला स्टेटमेंट गलत, और गलत ही तो पूछ रहा है, गलत ही पूछ रहा है, ये गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों की 1/3 नहीं चाहिए भैया, 1/3 नहीं चाहिए, क्या चाहिए 2/3। ये भी गलत, गलत ही पूछ रहा है। तो कौन सा गलत है? 1 व 2 दोनों ही गलत है, इसलिए इसका आंसर है सी, दोनों ही गलत है। हो, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और निकालिए सत्य कौन सा है। लंबी लंबी सांसें लेनी पड़ती है लंबे लंबे प्रश्नों को देखकर। राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा की समाप्ति के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। गलत, संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। भारत के किसी भी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया है तो अनुच्छेद 352 लगाया जा सकता है। सही बात। तो केवल 2 इसमें सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल अनुच्छेद 352 में ऐसा लिखा हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्न, राष्ट्रीय आपातकाल कितने प्रश्न आए यार, मतलब आपकी तो चटनी बना दी होगी इन्होंने। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। बिल्कुल गलत, ऐसा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, इसलिए पहला स्टेटमेंट तो गलत है भैया। अपने को सत्य टालना है तो पहला तो गलत है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। बिल्कुल दी जा सकती है, तो यह भी गलत है। चुनौती नहीं दी जा सकती, यह भी गलत है, यानी ना तो 1 सही है ना 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित नहीं होते हैं? निलंबित नहीं होते हैं। आर्टिकल 359 यह कहता है कि अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 चाहे कैसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए निलंबित नहीं होंगे। तो इस मतलब हुआ ऑप्शन नंबर बी। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। अनुच्छेद 359 में ऐसा लिखा हुआ है। अब इनको मैच करना है भाई साहब, कर लेते हैं मैच। फखरुद्दीन अली अहमद साहब 74 से 77 के बीच में थे, बिल्कुल ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी साहब 77 से 82 के बीच में थे, निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब 67 से 69, 67 से 69। ओहो, गड़बड़ कर दिया ना, यहां थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये 69 है भाई, ये 69 है, इसको थोड़ा सा आप 69 समझिएगा। जाकिर हुसैन साहब 67 से 69 और वीवी गिरी साहब 69 से 74। तो भैया ए में तो आ गया आपके 2, ठीक है, बी में आ गया आपके 3, सी में आ गया आपका 4 और डी में आ गया 1। 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी सी नंबर ऑप्शन। देखिए यार, अच्छा प्रश्न है, हालांकि थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया, 69 होना चाहिए, 79 छप गया, पर आप समझ गए होंगे, कोई 12 साल तो रहा नहीं राजेंद्र प्रसाद के अलावा। तो इसका आंसर सी है, 2 3 4 1, 2 3 4 1 यानी सी। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है यदि खतरा हो तो। बाह्य आक्रमण का बिल्कुल, सशस्त्र विद्रोह का आंतरिक अशांति तो है ही नहीं, इसको तो हटा दिया हमने 44वें संशोधन के द्वारा, ठीक है, और उसकी जगह पर क्या लिख दिया, सशस्त्र विद्रोह। युद्ध बिल्कुल होना, तो भैया 1 है, 3 है और 4 है, 1 3 4, 1 3 और 4, ये ऑप्शन नंबर डी में है, 1 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किन पदों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति वारंट जारी करता है? भैया राज्य के राज्यपाल के लिए करेगा, बिल्कुल करेगा, अनुच्छेद 155 में लिखा हुआ है। वारंट खुद के साइन होते हैं, सेक्रेटरी के साइन नहीं होते हैं।
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बिल्कुल, अनुच्छेद 148 में लिखा हुआ है। भारत के महान्यायवादी बिल्कुल नहीं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बिल्कुल, अनुच्छेद 124 में लिखा हुआ है। एससी और एसटी कमीशन बिल्कुल, अनुच्छेद 338 और 338 ए। तो 3 नहीं है, बाकी सब है। 1 2 4 5, 1 2 4 5, 1 2 4 5 सी में है। 1 2 4 5 भाई 3 काट दो ना, 3 महान्यायवादी का 3 काट दो तो ठीक है। 1 2 4 5 यानी सी इसका आंसर है। अच्छा प्रश्न था भाई। भारत के उपराष्ट्रपति के पद के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के केवल दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नहीं, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, पर केवल थोड़ी लेते हैं यार, मनोनीत भी तो भाग लेते हैं। यही असत्य है। ये केवल लिखने से असत्य हो गया भाई, क्योंकि आप जानते हैं संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त, यस बिल्कुल, आर्टिकल 66 में ऐसा लिखा हुआ है। राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते, बिल्कुल सही बात है। तो असत्य पूछा है तो ए असत्य है, ए असत्य है। लो, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी विवादों की जांच एवं निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है, बिल्कुल करता है, अनुच्छेद 71 में लिखा हुआ है। और शिकायत उम्मीदवार कर सकते हैं या कम से कम 10 निर्वाचक कर सकते हैं। शिकायत 30 दिन के भीतर करनी है। पहला स्टेटमेंट राइट। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल हस्तांतरित गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है। तो प्रश्न के हिसाब से सी, आर्टिकल 66 में उनकी निर्वाचन विधि उपरोक्त उल्लेखित है भाई। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी सी इसका आंसर है। लास्ट प्रश्न देखिएगा, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हेतु 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक होते हैं, 2020 होते हैं। 1997 से ऐसा सिस्टम है, बिल्कुल ऐसा। उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि 15,000 होती है, बिल्कुल होती है ऐसा। 97 से है। पहले 2500 रुपए थी 1974 से, और 1952 में 0 रुपए थी। उपराष्ट्रपति चुनाव में मत मूल्य प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अरे मत मूल्य नहीं निकाला जाता है, ये राष्ट्रपति चुनाव में निकाला जाता है। सी गलत है। और अपने को कौन सा सही नहीं है? बस उपराष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक वरीयता क्रम में मत देते, बिल्कुल एकल संक्रमणीय आनुपातिक, तो वरीयता क्रम में मत दिए जाते हैं, उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार वरीयता दी जाती है। तो सी गलत है। तो ये कुछ अच्छे प्रश्न थे जो आपके सामने रखे गए। आप टेस्ट इसी तरह से देते रहे। थैंक यू वेरी मच।